प्यारे बच्चों, मनु के विचारों की जब हम आलोचना करते हैं तो उसमें हमने प्रारंभिक 2 बिंदु पे अध्ययन किया कि ब्राह्मणवाद और मनु के द्वारा राज्य की उत्पत्ति के ईश्वरीय या दैविक सिद्धांत का परिपाचन किया। इसके साथ ही दूसरा जो बिंदु है जिसमें हम तथाकथित उस समय की समाज की परंपरा और उस वर्ण व्यवस्था को आधार बनाया है, न कि वर्तमान समय की। वर्तमान समय से इसको जोड़ना प्रासंगिक नहीं है। क्यों प्रासंगिक नहीं है? क्योंकि वर्तमान में सभी नियम कानून संविधान के अनुसार प्रचलित होते हैं, तो किसी जाति विशेष से आधारित नहीं होते हुए वर्तमान समय में तो सभी समान हैं, किसी भी तरह का कोई भेदभाव नहीं है। तो इस समय की जो मनु की जो आलोचना के बिंदु थे उनका हमने अध्ययन किया। अब दूसरी आलोचना का बिंदु है स्त्री के संबंध में। स्त्रियों के संबंध में मनु के क्या विचार है और क्यों आलोचना की जाती है। मनु के स्वयं के विचार ही ये विरोधाभास की स्थिति में है। मनु एक तरफ कहते हैं कि जहां नारी की पूजा होगी वहीं देवता रहेंगे, अर्थात वेदों से, स्मृतियों से, श्रुतियों से और जो भी आत्म विश्लेषण के जो आधार मनु ने प्रस्तुत किए हैं, जो बौद्धिक विचारधारा ने प्रस्तुत किए हैं, उसके आधार पर स्त्री को महत्वपूर्ण स्थिति में रखा है। अर्थात जो भी आख्यान मिले हैं उनमें माना गया है कि नारी की हमेशा आवश्यकता, नारी शक्ति महत्वपूर्ण है और उसकी पूजा के रूप में है। यदि वो नहीं है तो शांति व्यवस्था कायम नहीं रह सकती, ऐसा मनु का मानना है। लेकिन दूसरे विचार में क्या कहते हैं कि स्त्री को राज्य के कार्यों में भाग लेने, न्यायिक कार्यों में भाग लेने का इतना अधिकार नहीं है और उसे एक स्वतंत्रता की धारणा के ऊपर कुठाराघात करते हैं। नारी होना अपने आप में अपराध की स्थिति को परिभाषित करता है। क्यों परिभाषित करता है? मनु के द्वारा माना जाता है कि जन्म लेते ही स्त्री किसके अधीन रहेगी? पिता के। जब यौवन काल होगा उसका तो किसके अधीन रहेगी? पति के। और अपनी वृद्धावस्था में किसके अधीन कार्य करेगी? पुत्र के। अर्थात अपने पूरे जीवन काल को वो एक पराधीनता की स्थिति में रखेगी। स्त्री कभी भी अपने विचारों को स्वतंत्र रूप से रखने की लायक नहीं माना। किसने? मनु ने। जब मनु एक तरफ तो कहते हैं कि नारियों की पूजा के बिना देवता नहीं रहेंगे, अर्थात ईश्वर की शक्ति के रूप में उसे मानते हैं, और दूसरे अपने ही विचारों में कहते हैं कि स्त्री है वो किसी कार्य लायक नहीं है। किसी कार्य का अर्थ दैतिक रूप से, राजनीतिक रूप से, धार्मिक रूप से उसको एक इतना बाह्य आवरण की बजाय उसे प्राधीनता की स्थिति में रखा गया कि वो अपने विचारों को खुलकर रख भी नहीं सकती है। हमेशा बंधन की स्थिति में रखना व्यक्ति की स्वतंत्रता का हनन है, उसकी नारी के अधिकारों का वोलेशन है। तो वर्तमान समय में कैसे प्रासंगिक हो सकता है जहां स्त्री और पुरुष दोनों एक गाड़ी के 2 पहिए के समान है? उसके बिना एक अच्छे समाज, एक अच्छे राष्ट्र की कल्पना नहीं की जा सकती है। तो जो स्त्रियों के संबंध में मनु के विचार हैं वो वर्तमान समय में प्रासंगिक नहीं है। इसीलिए किसी को भी ये इस आधार पे भेदभाव करना, ये स्त्री है, ये पुरुष है, ये एक गलत मानसिकता या पुरुष मानसिकता का कहें या पितृसत्तात्मक मानसिकता कहें, विकासवाद की थ्योरी में हम कहें, पुरुष प्रधान की शक्ति को परिभाषित करता है, जिसका अर्थ यह हुआ कि जिसकी लाठी उसकी भैंस। जहां मनु खुद कहते हैं कि अत्याचारी, अराजकता वाली स्थिति, जहां एक गरीब, वंचित, शोषित व्यक्ति को एक शोषित अवस्था से निकालना राज्य की उत्पत्ति का सिद्धांत है, वहीं स्वयं उससे किसे बंधन में रखते हैं। तो जहां राज्य की उत्पत्ति का आधार शांति व्यवस्था और सुरक्षा देना है, वहां स्त्री को सुरक्षा नहीं है, उसको बंधन में रखते हैं। जब बंधन में, पिंजरे में रहने वाली नारी है तो किस तरह से वो अपने स्वतंत्र विचारों को रख सकती है और कैसे शांति रह सकती है? तो राज्य की उत्पत्ति के सिद्धांत का आधार भी जो शांति व्यवस्थाएं बनाए रखनी है उसी से विरोधाभास है। तो स्त्री के प्रति किए गए या दिए गए विचारों के कारण मनु की काफी आलोचना होती है और इसे माना जाता है कि ये घोर गुलामी की प्रकृति को बढ़ावा देती है और पुरुष मानसिकता या पुरुष के आधिपत्य को स्वीकार करती है, स्त्री के आधिपत्य को नहीं कर सकते। तो इस आधार पर हम कहें कि वर्तमान के महिला सशक्तिकरण का कारण कहीं न कहीं मनुस्मृति में है। यदि मनुस्मृति में इस तरह का उल्लेख नहीं होता या मनुस्मृति हिंदू धर्म की इस तरह की प्रासंगिकता या इस तरह के तथ्यों को प्रेषित नहीं कर सकते, तो काफी समय से चले आ रहे समाज में स्त्रियों के प्रति किए जाने वाले व्यवहार को इस रूप में इंगित नहीं किया जा सकता। वर्तमान समय में ऐसा कोई व्यवस्था नहीं है। पुरुष और स्त्री को समान अधिकार है, सभी सशक्त हैं। वर्तमान समय के संविधान में इस तरह का कोई कानून नहीं है, लेकिन मनुस्मृति के स्त्रियों के संबंध में किए गए व्यवहार और उनके विचार के कारण उनकी आलोचना की जाती है। दूसरा, चौथा जो है वो है शूद्रों के संबंध में। शूद्रों के संबंध में मनु के विचारों की क्यों आलोचना की जाती है? ये एक प्रकार से हम ये कहें कि सामाजिक दर्शन जो हमने पढ़ा,
मनु का जो सामाजिक दर्शन है, देखिए सामाजिक दर्शन का अर्थ यह है कि समाज की आधारभूत संरचना या समाज का बनावट, समाज का निर्माण है वो किस आधार पे होगा? तो इस आधार पे होगा कि वर्ण व्यवस्था के आधार पे होगा। मनु का कहना है वर्णों के द्वारा ही समाज बनेगा, अर्थात व्यक्ति से समाज, व्यक्ति से समाज बनते वक्त व्यक्ति के पूरे जीवन काल को आश्रम व्यवस्था में निर्धारित कर उसे अपने कर्तव्य पालन की बात कही कि व्यक्ति 0 से 25 तक ब्रह्मचर्य का, 25 से 50 तक गृहस्थ का, 50 से 75 तक वानप्रस्थ का और 75 से 100 संन्यास का काल, अर्थात व्यक्ति के जीवन का पूरा कोडिफिकेशन किया गया, उसकी पूरी आचार विचार बनाया गया कि वो अपने जीवन में क्या कार्य करेगा। यदि व्यक्ति का बना दिया तो व्यक्ति से समाज बनना है, तो व्यक्ति के साथ ही समाज की संरचना करनी हुई, तो समाज के कर्तव्यों का निर्धारण किया गया। पहले व्यक्ति के कर्तव्यों का निर्धारण कर व्यक्तिक न्याय की स्थापना की, दूसरी जगह समाज के कार्यों का विभाजन कर सामाजिक संरचना के द्वारा से सामाजिक न्याय की बात की जाती है। अब जब जहां सामाजिक न्याय की बात आती है तो सामाजिक न्याय और सामाजिक समानता ये कहते हैं कि किसी भी व्यक्ति को समाज में इस आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता कि अमुक जाति का है, अमुक नस्ल का है, अमुक वर्ण का है। तो इस सामाजिक असमानता का कारण मनु के समय मनु का मानना था कि जो द्विज वर्ग है, जो ऊपर का वर्ग है, उसको सेवा कार्य या राज्य के कार्यों के लिए समय का अभाव, जैसे आगे चल के हम वेस्टर्न थ्योरी में देखते हैं तो अरिस्टोटल भी कहता है ये बात, जो दास्ता की बात करता है, अरिस्टोटल हो या मनु हो, इस जगह पे आके इनमें एक विचारों की समानता ये आती है कि राज कार्य या नैतिक कार्य या कानून का कार्य करने वाले व्यक्ति को समय चाहिए, अवकाश चाहिए। ऐसी स्थिति में अवकाश क्यों चाहिए? ताकि नीति नियम कानून वैधानिकता के संबंध में वो अच्छे से कानून राज्य के लिए बना सके। तो मनु के समय भी ये थ्योरी थी जो वेस्टर्न थ्योरी के रूप में जानते हैं हम, वो अवकाश और नागरिक अवकाश की जो अवधारणा है उसमें मनु महोदय का भी मानना है कि जब व्यक्ति अपने प्रत्येक वर्ण अपने अपने कर्तव्य का पालन करेगा, एक वर्ण दूसरे के कार्य में हस्तक्षेप नहीं करेगा, तो ऐसी स्थिति में न्याय की स्थापना होगी। ऐसी स्थिति में उन्होंने तीनों वर्णों को संबंधित अधिकतम कार्य देके शूद्र वर्ण को सिर्फ सेवा का कार्य देना और उसके साथ असमानता का व्यवहार वर्तमान समय में देखें तो असमानता परिलक्षित होती है। लेकिन क्या मनु का उद्देश्य सामाजिक असमानता करना था या मनु का उद्देश्य राज्य की व्यवस्था को संचालित करना था? उस समय की तात्कालिक परिस्थितियों का यदि हम अध्ययन करें तो हम यह कहें कि बौद्ध धर्म के बाद शुंग काल की जो व्यवस्था आती है, जो एक संक्रमण काल की व्यवस्था है जिसमें आतताई है, अत्याचारी है, तो व्यक्ति सर्वप्रथम यह ध्यान रखता है कि किस तरह से शासन व्यवस्था को शांतिपूर्वक चलाया जाए। शांति व्यवस्था को बनाए रखने हेतु जिस वर्ण व्यवस्था की काल्पनिक व्यवस्था की गई उसमें सनातन धर्म को उन्होंने आधार माना या वेदों को आधार माना और कुछ काल्पनिक बातें उस समय की संक्रमण काल की थी। उस समय की संक्रमण काल की जो काल्पनिक व्यवस्थाएं और विचारों को परिलक्षित किया गया वो वर्तमान की सामाजिक असमानता है। देश काल की परिस्थितियों में उस समय उत्पन्न होने वाली समस्याएं वर्तमान काल में असमानता प्रदर्शित करती हैं। तो इस कारण से शूद्रों के प्रति जो सेवा शुश्रूषा का भाव तथा दंड को देने वाले विधान का भाव, अर्थात अलग अलग दंड की प्रकृति का रखना शूद्रों के प्रति अन्याय किया सामाजिक न्याय की धारणा को परिलक्षित नहीं करता और सामाजिक न्याय की धारणा है वो कतई ही इंगित नहीं होती है। ऐसी स्थिति में शूद्रों का प्रति जो किए गए व्यवहार है उसको लेकर के मनुस्मृति पे आलोचना की जाती है और सामाजिक अन्याय की बात कही जाती है कि मनु के द्वारा परिलक्षित विचार हो सामाजिक अन्याय की परिपूर्ति करते हैं। लेकिन विश्लेषणात्मक दृष्टि से जब से कानून है वर्तमान समय में ऐसी कोई थ्योरी नहीं है कि किसी के प्रति सामाजिक अन्याय या किसी भी व्यक्ति को व्यक्ति होने के नाते प्राप्त होने वाले अधिकारों का वोल्यूशन हो। वर्तमान समय में कानून का पालन किया जाता है। तो मनुस्मृति में दिए गए विचारों की आलोचना के ये मुख्य बिंदु थे। इनका आधार काल्पनिक रहा है, उस समय की तात्कालीन परिस्थितियां ऐसी रही हैं। जरूरी नहीं है कि मनु कोई एक व्यक्ति था ही नहीं, मनु एक बौद्धिक विचारधारा के चलने वाली एक श्रृंखला थी। तो किसने किस विचारों को कहां जोड़ा ये एक विशेष रिसर्च का विषय है, इसका शोध होना चाहिए। ये आधार कतई नहीं है
कि मनुस्मृति के द्वारा दिए गए विचार हैं वो पूर्णतः सटीक हों, सत्य हों, जरूरी नहीं है किसी के द्वारा बाद में जोड़े हों, वर्तमान समय में शोध का विषय है। तो ऐसी स्थिति में मनुस्मृति के विचारों की जो आलोचना की जाती है उसका मुख्य आधार ये जिसे हम तथाकथित जो वाद के रूप में दिया जाता है, वर्तमान समय से इनका कोई लेना देना नहीं, जाति धर्म का कोई लेना देना नहीं है। उस समय के विचार थे जो मनुस्मृति की असमानता बढ़ाते, अन्याय बढ़ाते हैं और उसको परिलक्षित करते हैं। इसलिए वर्तमान समय में मनुस्मृति की कुछ लोगों के द्वारा उसको अप्रासंगिक बताया जाता है। लेकिन सारांशतः हम कह सकते हैं मनु के द्वारा दिए गए राजनीतिक दर्शन, जिसे हम प्रथम विधि साहित्यकार कहें, और उसका काफी योगदान है। राजनीतिक दर्शन में विश्लेषण करते हैं तो चाहे काल्पनिक व्यवस्था ही क्यों न हो, राज्य की उत्पत्ति, सामान्य दर्शन, सार्वभौमिक धर्म, विशिष्ट दर्शन, विशिष्ट धर्म और उनकी वर्ण व्यवस्था, आश्रम व्यवस्था तथा दंड और सप्तांग सिद्धांत और मंडल सिद्धांत का विशेष योगदान है। वो हम आगे की कक्षा में पढ़ेंगे कि मनु के द्वारा क्या क्या आधुनिक समय में देन है उनकी और कैसे प्रासंगिकता है। ये आलोचना के बिंदु थे जो हमने एक एक करके इंगित किए। थैंक यू।